हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिलती क्लासेस में। आज मैं कुछ बात करूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन जनरल स्टडीज के। तो चलिए मैं आपके साथ प्रीति हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा है। तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार में या पृथ्वी की तुलना में आकार से छोटा है। यूरेनस और मंगल ग्रह, नेपच्यून और शुक्र ग्रह, शुक्र और मंगल ग्रह, नेपच्यून और मंगल ग्रह। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 3, यानी कि शुक्र और मंगल ग्रह जो है, शुक्र और मंगल ग्रह ये हैं आपके, यानी कि हाँ पृथ्वी की तुलना में, यानी कि पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। सौरमंडल में 3 ग्रह पृथ्वी से छोटे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। पृथ्वी से छोटे ग्रह कितने हैं? 3 ग्रह हैं सौरमंडल में। कौन कौन से? एक बुध है, दूसरा मंगल है, तीसरा आपका क्या है? शुक्र है। तो 3 ग्रह जो हैं ये यानी कि छोटे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो मतलब नाबार्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? कब, किस पंचवर्षीय योजना के? 3rd में, या फिर 3री पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो थी, यानी कि आपकी नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। नाबार्ड की बात करते हैं हम, नाबार्ड के बारे में। राष्ट्रीय कृषि यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को वी शिवरामन समिति के द्वारा संसद के अधिनियम यानी कि 61वां अधिनियम 1981 के द्वारा सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा, नाबार्ड की यहाँ पर बात करी गई है, तो इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करूंगी यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। तो कौन सा है जो तरल अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पर? पारा, फास्फोरस, ब्रोमीन या हीलियम। सही आंसर होगा यहाँ पर, यानी कि जो ब्रोमीन है सही आंसर होगा। चलिए, ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। किसी परमाणु संख्या, इसकी जो परमाणु संख्या है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 35 है। और ब्रोमीन तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है। सबसे हल्का हैलोजन 3रे नंबर का कौन है? ब्रोमीन है। और कमरे के तापमान पर पारा भी तरल पदार्थों में रहता है, लेकिन यह एक क्या है? यह एक धातु है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड है तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें पाई जाने वाली तीसरी सबसे आम गैस कौन सी है? तो 3rd नंबर की आम गैस के बारे में पूछा है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर नियॉन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑर्गन जो है राइट आंसर होगा, ऑर्गन। ठीक है, हाँ, जो क्या है कि जो है खुली हवा में या फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा में पाई जाने वाली तीसरी सबसे आम गैस का नाम है ऑर्गन। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे कितना कितना प्रतिशत नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, एंड ऑक्सीजन का कितना है, ऑर्गन का कितना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यानी कार्बन का कितना है। ओके, आगे बात करती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेंगे 78% नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का 20 यानी कि 9, मैं बात करूँ 20.9% और 0.9% ऑर्गन का है, और बाकी जो यानी कि गैसेस। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर स्वच्छ हवा में सांस लेने वाले सबसे आम गैस नाइट्रोजन है। कौन सी है? सबसे आम गैस है नाइट्रोजन, और वायु गैसों का मिश्रण है। और पृथ्वी पर हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन है, ध्यान में रखना है। और ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और ज़ेनॉन बहुत कम मात्रा में ये गैसें जो है पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पीडीएफ का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर
पीडीएफ की बात करें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट जो है, यानी कि पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसने एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में कैप्चर किया जाता है, जिसे हम किसी अन्य व्यक्ति को दिखा सकते हैं, नेगेटिव प्रिंट या फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, सॉरी। इसमें जो है 1990 के दशक में यानी कि एडोब द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि जो है पीडीएफ को कब विकसित किया गया था, 1990 में, ठीक है। किसके द्वारा? एडोब नाम था इनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिनमें नाविक अनुपस्थित होता है। तो उसने पूछा उपस्थित नहीं, अनुपस्थित, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स होगा या फिर मोनोसाइट्स होगा या फिर आपका इसोनोफिल्स होगा। तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। किसमें पाए जाते हैं? तो ये रक्त की कोशिकाएं होती है, यानी कि रक्त में पाया जाता है आपका प्लेटलेट्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ, तो ये जो है नाभिक की उपस्थित किसमें होता है? अनुपस्थित होता है, प्लेटलेट्स में होता है। चलिए यहाँ बात करती हूँ मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? यानी कि मैं बात करूँ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अगर किसी भी अंग पर कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उस पर रोग थक्का बनाने का काम डब्ल्यूबीसी का ही रहता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी इसमें भाग लेता है। आगे बात करूं, यानी कि यह कोशिकाएं शरीर पर आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणुओं पर हमला करके संक्रमण से लड़ने में मदद भी करती हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है। चलिए आगे बात करूं श्वेत रक्त कणिकाओं के यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं, लेकिन पूरे रक्त संचरण में फैल जाती हैं, ठीक है। आगे बात करूं श्वेत रक्त कोशिकाओं के 5 प्रमुख प्रकार होते हैं। न्यूट्रोफिल होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं और यानी कि आइनोसोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं और वैसोफिल्स होती हैं। सॉरी गाइस। हाँ, तो यहाँ पर यानी कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स की बात मैं करूँ यहाँ पर, ये लिम्फोसाइट 2 तरीके के, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होता है आपका, टी लिम्फोसाइट्स जो होता है, इसी में होता है आपका वायरस। कौन सा वायरस होता है? इसी में होता है आपका यानी कि, हाँ, टी लिम्फोसाइट्स में होता है यहाँ पर एक वायरस। चलिए, वायरस किसका होता है? एड्स का। आगे बात करती हूँ, हृदय की धड़कन की दर किस हार्मोन से तेज होती है? तो हृदय की धड़कन की जो दर होती है किस हार्मोन से तेज होती है? टेस्टोस्टेरोन से या फिर एड्रेनलिन से या फिर एस्ट्रोजन से या फिर इंसुलिन से? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन जो होता है। इससे एड्रेनलिन से क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। जैसे आप सबों को पता भी है कि जब कभी अगर हमें वैसा लगता है तो हमारे शरीर से एड्रेनलिन अचानक निकलने भी लग जाता है, जिससे क्या प्रतीत होता है? जिससे प्रतीत होता है, हाँ, कि मतलब भय की उपस्थिति। चलिए आगे बात करती हूँ एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो है एक महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रजनन, मासिक धर्म और यानी कि रजो निवृत्ति के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर, महिला जो है यानी कि महिला शरीर में एस्ट्रोजन की अधिकता से स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर और अवसाद मनोदशा आदि का खतरा बढ़ाता है। अगर महिला के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है तो यानी कि मुहासे, त्वचा और घाव, त्वचा का पतला होना और बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं यानी कि आने लगती हैं। चलिए आगे बात करूं यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह पुरुष या सेक्स हार्मोन है और ये जो यानी कि यह प्रकृति द्वारा एक यानी कि एनाबॉलिक यानी कि स्टेरॉइड है जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और यह पुरुष प्रजनन उत्को विरसण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। चलिए आगे बात करती हूँ एड्रेनलिन के बारे में। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन को अधिवृक्क ग्रंथियों में के मज्जा में और साथ ही केंद्रीय तंत्र के कुछ न्यूरॉन्स में स्रावित किया जाता है। इसे एक आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया शुरू करता है और जो व्यक्ति को लगता है कि तनाव के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। यस, चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर
खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है, देशांतर, या फिर मेरिडियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि पृथ्वी के इस तरीके से जो खींची जाती हैं, अक्षांश होता है। देशांतर की बात करें तो पृथ्वी के इस तरीके से जो यानी कि रेखाएं होती हैं, ये देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है? अक्षांश है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं बात करूं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये क्या है? ये है आपकी देशांतर। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ अक्षांश के बारे में। चलिए अक्षांश को देखते हैं। अक्षांश एक भौगोलिक समन्वय है जो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु के पूर्व पश्चिम की स्थिति को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और आगे बात करूं, अक्षांश एक कोण है जो ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर 0 से 90 डिग्री तक या उत्तरी या दक्षिणी तक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के विकास और देखभाल से संबंधित वानिकी की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। क्या भाई? वनस्पति विज्ञान, या फिर सिल्वीकल्चर, या फिर सिल्वोलॉजी, सेरिकल्चर। सही आंसर क्या होगा? सिल्वीकल्चर किसके लिए जाना जाता है? सिल्वीकल्चर में वनों के विकास और उसकी देखभाल की जाती है। इसमें जो स्टडी की जाती है वो किस में आती है? सिल्वीकल्चर में। चलिए यहाँ पर देखते हैं सिल्वीकल्चर के ऊपर। सिल्वीकल्चर यानी कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विधि यानी कि विविध आवश्यकताओं और मूल्यों को पूरा करने के लिए वनों की वृद्धि, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के अभ्यास के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे बात करती हूँ सेरिकल्चर के लिए। तो सेरिकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट की खेती यानी कि इसकी जो खेती है सेरिकल्चर में आती है। चलिए, माना जाता है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में नवपाषाण काल के दौरान हुआ था। और अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो मिलेगा कि भाई चाइना ने सबसे पहले जो है यानी कि रेशम का उत्पादन जो करा था वो चाइना ने किया था। ठीक है, वन और जंगल के अध्ययन को सिल्वोलॉजी कहा जाता है, ध्यान में रखना है ये भी। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर आगे बात करती हूँ निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक साहित्य कार्य नहीं है? कपाल कुंडला, गीतांजलि, या फिर चित्रांगदा, या फिर गोरा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन है कपाल कुंडला जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक साहित्य कार्य नहीं है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं यानी कि टैगोर की रचना और उनके उपन्यास आप देख लेंगे तो इनमें से जो है नौकाडुई जो थी यानी कि 1906 में लिखी थी, और गोरा जो थी 1910 में, चतुरंगा लिखी थी 1916 में, और घोरे बैर लिखी थी उन्होंने 1916 में, और सीसरे कविता लिखी थी 1929 में, और जोगा जोग लिखी थी इन्होंने 1929 में ही लिखी थी, और 4 अध्याय भी इन्होंने कब लिखी है? 1934 में। ये सब शामिल इनकी जो है कृतियां हैं, ये उपन्यास हैं, सॉरी। आगे बात करती हूँ कपाल कुंडला की। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है, यानी कि कपाल कुंडला जिसमें मरने के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा एक बंगाली रोमांस उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर ये इसको जो है 1866 में प्रकाशित किया गया था, और यह एक जंगल में रहने वाली एक लड़की की कहानी है जिसका नाम कपाल कुंडला है, जिसे प्यार हो गया और उसने सप्तग्राम के एक युवा सज्जन यानी कि नव कुमार से शादी कर, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह खुद को शहर के जीवन के साथ समायोजित करने में असमर्थ रही। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस शहर को भारत के मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है? भुवनेश्वर, कांचीपुरम, वाराणसी, या फिर अयोध्या। राइट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो शहर है इसको भारत में जो है मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? ओडिशा। भुवनेश्वर को भारत का मंदिर शहर माना जाता है, कहा जाता है, और ऐतिहासिक रूप से इसे यानी कि मंदिरा मालिनी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शहर में लगभग 600 मंदिर हैं, इसलिए इसको जो है यानी कि मंदिर शहर से जाना जाता है। लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर और यानी कि योगिनी मंदिर आदि यहाँ पर इंपोर्टेंट मंदिर हैं। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? सरोद से, शहनाई से, सारंगी से, गिटार से। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन है सरोद से संबंध रखते हैं उस्ताद अमजद अली खान।
चलिए देखते हैं इनके बारे में, अमजद अली खान के बारे में। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद वादक हैं, यानी कि सरोद बजाते हैं। अमजद अली खान का जो जन्म हुआ था 1945 के मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। चलिए, और इन्होंने 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित भी किया गया था। और ग्वालियर में मियां तानसेन के घर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो अकबर के दरबारी संगीतकार थे। आगे बात करती हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है? कौन सा ऊतक है भाई? इनेमल, फीमर, जीव या फिर पलके? सबसे कठोर ऊतक की बात करिए, कहां पर पाया जाएगा? राइट आंसर होगा इनेमल में। आप सबों को पता है कि फीमर तो एक हड्डी है जो जांग में है, जीव एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऊतक है, पलके जो होती है, पलकों को बोलूं मैं सल्क, तो बिल्कुल सही है। और इनेमल क्या होता है? आपके टीथ के ऊपर, यानी कि दांतों के ऊपर होता है, सबसे कठोर ऊतक होता है। चलिए, दांत इनेमल मानव शरीर का सबसे कठिन हिस्सा है और यह कठोर खोल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक, और यह हड्डी से नहीं बना होता है, किसी कठोर ऊतकों से बना होता है। इस ऊतक में जो है उच्च खनिज सामग्री होती है जो इसे सबसे कठोर पदार्थ बनाती है। पलकें त्वचा की सबसे पतली परत होती हैं। चलिए आगे बात करती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से यानी कि मेल खाता है? कौन सा मेल खाता है गलत रूप से? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, या फिर अढ़ाई दिल का झोपड़ा इल्तुतमिश के लिए है, या फिर अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के लिए है, या प्रयागराज का किला अकबर के लिए है? कौन सा सही होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है इल्तुतमिश ने, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सिनेमेटोग्राफी यानी कि सिनेमेटोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थॉमस एडिसन के द्वारा, विनोद थाम के द्वारा, या फिर ग्राहम बेल के द्वारा, फैराडे के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? थॉमस एडिसन के द्वारा जो है यानी कि आपका सिनेमेटोग्राफी का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। थॉमस एडिसन ने मोशन पिक्चर कैमरा और पहले यानी कि सिनेमेटोग्राफी का आविष्कार भी किया था। चलिए आगे बात करती हूँ। विनोद धाम को यानी कि यूएसए में इंटेल कंपनी के अत्यधिक सफल पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर में विकास में उनके योगदान के लिए फादर ऑफ द पेंटियम चिप के रूप में इनको जो है जाना भी जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है लोकायुक्त की। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। नूक किस देश की राजधानी है? ग्रीनलैंड की, न्यू गिनी की, बोर्नियो या फिर मेडागास्कर? सही आंसर क्या होगा? कहाँ की है नूक राजधानी? ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है, हाँ, तो नूक है जो है ग्रीनलैंड की कैपिटल। चलिए आगे बात करती हूँ। ग्रीनलैंड जो है आपका कहाँ पड़ता है? ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच विशाल द्वीप समूह यानी कि स्वायत्त डेनिस क्षेत्र में है। न्यू गिनी पोर्ट जो है यानी कि मॉरिशस की कैपिटल है। बोर्नियो जो है कोटा दे किनवालू, और जो मेडागास्कर की जो है यानी कि क्या है? एंटानारिवो। ठीक है, अगला प्रश्न है 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? शरद पवार ने, शिवराज पाटिल ने, के.एस. हेगड़े ने या पी.एस. संगमा ने? किसने की थी? राइट आंसर होगा पी.एस. संगमा ने इसकी स्थापना की थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जुलाई 2012 में यानी कि राकांपा से निष्कासन के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना जो थी पी.एस. संगमा ने 2013 में की थी, और नेशनल पीपल्स भारतीय पार्टी की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन भी गई है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करूं। लहसुन में भी जिंक पाया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। लहसुन की आकृति अष्टभुज जैसी होती है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करती हूं मैं यहाँ पर। भारत में 7 अन्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, ध्यान में रखेंगे कौन कौन से मान्यता प्राप्त राष्ट्र दल हैं। 8 राष्ट्रीय दल हैं, आप देख लेंगे। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर ARPANET। ठीक है, इस प्रणाली पर पहला यानी कि ईमेल प्रोग्राम किसने लागू किया था? किसने किया था? रे टॉमलिंस ने, या सबरी भाटिया ने, डंगल्स एंजलवर्ट ने, या फिर चार्ल्स बेबेज ने? राइट आंसर होगा यहाँ पर यानी कि रे टॉमलिंस ने जो है यानी कि पहला मेल प्रोग्राम जो था इस आईडी पर यानी कि इस प्रणाली पर जो है पहला मेल प्रोग्राम लागू किया था। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा दिवस निम्नलिखित में से किस डेट को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस?
5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त? राइट आंसर क्या होगा? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। ठीक है, चलिए आज का ज्ञान देखते हैं हम। हिरोशिमा को देखेंगे। 6 अगस्त 1945 की बात है जब हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, तब से। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं हिरोशिमा दिवस के बारे में। आज जो है 6 अगस्त को संपूर्ण विश्व में हिरोशिमा दिवस या परमाणु निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करूं हिरोशिमा दिवस को लेकर के। हिरोशिमा दिवस जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जिसमें जर्मनी के ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, और यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण भी रहा था। चलिए आगे बात करती हूँ। 7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के यानी कि नौसैनिक अड्डे या फिर पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर उसे बर्बाद कर दिया था, और यहाँ पर जो इसने प्रतिशोधक के स्वरूप अमेरिकी के 33वें राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के हैरी ट्रूमैन ने जो है 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर विश्व का पहला परमाणु आक्रमण करने की आज्ञा भी दी थी, और यहीं पर गिराया गया था ये जो है हिरोशिमा में ये जो है बम, जहां से आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। सुबह 8:16 पर अमेरिका ने युद्ध विमान V-29 इनोला गे इसके द्वारा पहला परमाणु बम लिटिल बॉय यानी कि हिरोशिमा शहर पर गिराया था, जिसने क्या हुआ था, जिससे यानी कि आपका 14 यानी कि 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चलिए यहाँ पर मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, उस समय की बात है। आगे बात करूं विश्व युद्ध में जो है यानी कि मित्र राष्ट्र विजयी रहे, और मित्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीनी, ये सभी क्या थे? ये सभी कंट्रीज मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रेंड सर्कल में आ गए थे, मित्र राष्ट्र रहे। और यहाँ पर दूरी राष्ट्र जो रहे यानी कि जो दूसरे राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली जो थे, ये दूरी राष्ट्र यानी कि इनके विपरीत रहे थे, विरोध में रहे थे। आगे बात करूं जर्मनी जो था तानाशाह और नाजी पार्टी के संस्थापक यानी कि एडोल्फ हिटलर, और इटली के तानाशाह कौन थे? यानी कि फाशीवादी, और पार्टी के संस्थापक और मुसोलिनी जो थे अंत इनका सबका हो। परमाणु बम के प्रथम प्रयोग ने समस्त विश्व को सोचने पर विवश कर दिया कि तीसरे विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए। चलिए आगे बात करें तो इस समस्या को हल करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं आपकी किसमें? संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, ध्यान में रखना है। तो गाइस आज की चीजें रखते हैं हम यहीं तक। ओके, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए गाइस, तो आज अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।